page कौन सा क्वेश्चन? 805 अभी रिकंसिलिएशन रहेगी फिर से। एक नजर रिवाइज करना जरा डाटा। ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स के बाद आ रहा है। ये पेज नंबर 205 निकाल लें। ये मासा बॉक्स है, कैंपस क्यों ऑफ था सर? सारे बैठे हैं। अरे सर जी जरा जो कल रिकंसिलिएशन बनाई थी ना उसको जरा ये कल रिकंसिलिएशन बनाई थी उसको तो साथ रख लीजिएगा। अप्लाई कर मैं जरा इस डाटा हेडिंग लिख रिकंसिलिएशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट fair value less cost to sell as on 1st January 18 according to question। ढूंढ के बताएं। जर्नलिस्ट भी करवाएं। देख लेना कंपेयर करने के जो कल कर रहे थे जो पहले क्वेश्चन किया उससे कंपेयर करें। वहाँ 1000 था बस उस वक्त 10 एनिमल्स ही थे। अब यहाँ 9300 है। क्या क्या था साल के शुरू में? ठीक है ना प्लीज 9300। आगे क्या लिखा था उधर? ये बाद में लिख लीजिएगा, पहले करवा देंगे पूरा। पहले सारा डाटा ढूंढना मेरे। ये ठीक है बेटा 9300। देन ढूंढना अपने इस डाटा में कोई परचेज है। परचेज है सर 1 जुलाई 18। क्या परचेज है? कितने? अब इस वक्त मुझे किस डेट की प्राइस बताएंगे? इसी डेट की बताएंगे। बताएं कितने इयर्स का था यहाँ? नहीं सर 1.5 साल का कब है? कंसंट्रेट करें सभी। ईयर एंड का डाटा दिया था यार। और मौसम जाने दे गुस्सा यार, आप 2 का बना दो। ईयर एंड पे 1.5 साल का है और 6 महीने पहले 2 साल का था। आधा साल आगे। और सर जी जाने दे गुस्सा। अगर आप ईयर एंड पे 1.5 ईयर्स के होंगे तो ईयर के मिड में कितने साल के होंगे सर? ना करें सर इसका। आधे साल के नहीं हो सकते आप। नहीं पहले ये फैसला करें इसकी एज क्या थी जब इसे परचेज किए। यहाँ तो 1.5 साल लिखा 1.5 ईयर्स लिखे हैं। हम किस दिन की बात कर रहे हैं? व्हेन परचेज। ठीक है मिस्टर मोहसिन 1 ईयर। खरीदने के बाद फर्दर इसकी एज में कितना इजाफा हुआ है? तो 1 ईयर ओल्ड एनिमल की प्राइस ढूंढे। मिलियंस में लिखवा रहे हैं शायद आप। नहीं मेरे ख्याल मिलियंस फाइनल हुए थे। 30,000 नहीं मतलब देख लें किस में लिख रहे हैं। मिलियंस में लिख रहे हैं। करने सॉल्व 75,000 into 30 2250। नहीं अभी 30,000 है ना असल में, तो इसको मैंने 30 लिया है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो थाउजेंड्स में लगेगा, लेकिन हमने पहले ही 30 को थाउजेंड्स में लिया। पूरा सॉल्व करके देखते हैं ना। 75,000 into 30,000 है ना। ठीक है जी। दोबारा जाए जो पिछला देख रहे हैं आप कल वाला। मतलब इसका यही तरीका जो हो गया उसको फाइनल कर लेना। कोई न्यू बॉर्न हमारी स्टोरी में तो नहीं है, उसमें तो था यानी न्यू बॉर्न।
आगे फिर क्या था? इंक्रीज इन कॉस्ट टू सेल, यहाँ तक अब आप भी लिखो। इंक्रीज इन वेरिएबल लेस कॉस्ट टू सेल ड्यू टू प्राइस चेंज। अभी यहाँ तक इकट्ठे हो जाए, फिर बाकी वर्किंग करवा दीजिएगा। ये नोट करना तो बताइए। अब जो लोग नोट करें ना, वो कल वाला कैंडिडेट डाटा भी ढूंढे कहाँ था वो क्वेश्चन, और आंसर भी देखें, और ये वो सारी स्टोरी मुझे जरा अप्लाई करवानी है, जरा सेंटेंसेस बोल के। प्राइस चेंज को कैसे देखा था कल हमने, डाटा भी देखें और आंसर भी साथ रखें कल वाला। एक नजर आप खुद से पहले रिवाइज करना। ये 10 ओपनिंग से आ रहे थे, उसको क्या सोचा था? दो नहीं, 2 साल वाला एनिमल साल के शुरू में, और 2 साल वाला एनिमल ही साल के एंड में कितना था? देखे ना फिगर, जरा देखना, ऐसे उठाई थी परचेज वाला बोला। हाँ जी, 2.5 ईयर्स ओल्ड वाला एनिमल मिड ऑफ द ईयर जब खरीदा था तो कितने का था, और 2.5 ईयर्स ओल्ड वाला एनिमल अब ईयर एंड पे कितना है? किस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ मैं? ढाई ढाई है ना। अब न्यू बॉर्न बोले, कैसे बोले? न्यू बॉर्न 1 जुलाई पे कितना था, और आगे, और अब न्यू बॉर्न कितने का है? 72। अब पहले करवा दो इधर। ओपनिंग से है कुछ? अब ओपनिंग से 2 है यहाँ। हाँ जी, अलग अलग ही करें, उनकी एजेस डिफरेंट है शायद। कितनी का होगा ओपनिंग से? अब बोल दे, जरा सेंटेंस पूरा बोल दो। ना इस तरह ना करें, अब मिक्स करें ना, बस यही तो गेम सारी, वैसे ही गेम फाइनल करेंगे। 2 साल वाली नहीं देखनी है, देख ले 2 साल वाली देखनी, 3 साल वाली देखनी, करें फाइनल। ये तो असल में 3 साल उम्र है इनकी, एंड ऑफ द ईयर। अब इसमें कैसे देखना? पूरा बोलना सेंटेंस, आराम आराम से पूरा सेंटेंस बोलना। ये दोबारा जरा फाइनल करें, ये जो 3 इयर्स ओल्ड है ना, ये एंड पे है, तो यहाँ हमने एज फैक्टर खत्म करना, यानी कि एज फैक्टर वक्ती तौर पे इग्नोर करना, प्राइस का फैक्टर लेना पूरे पीरियड में। तो साल के शुरू में ये काउस कितने की थी, कितनी एज की थी, तो कैसे बोलना? नहीं नहीं, वो तो गुजर गया ना, मतलब अब 2 इयर्स ओल्ड एनिमल्स साल के शुरू में कितने के हैं ढूंढे, और 2 इयर्स ओल्ड एनिमल साल के एंड में कितने के हैं। सही हो गया। बाद में मैं लिखता हूँ अगले हिफर्स बोला, ये जो 30,000 ओपनिंग से आ रहा है,
एक साल वाले हीफर्स स्टार्ट ऑफ द ईयर कितने के थे? कितने के थे? नहीं, साल के शुरू में 30 के थे, और एक साल वाले हीफर्स एंड ऑफ द ईयर 32 के हैं। अब ठीक है, तो ये जो हमें एक साल पीछे जा रहे हैं उसकी क्या वजह है? जो कल डाटा दिया हुआ था वो हमें स्टार्ट का दिया हुआ था, थोड़ा मंडे पे आ रहे थे, यहाँ पे हमें डाटा ईयर एंड का दिया और हम रिवर्स जा, तो पहले रिवर्स जाके 2 साल और 1 साल फाइनल हो गए इन इन हीफर्स और काउस के। फाइनल बोल दो दोबारा काउस वाला। नहीं, फिगर्स के साथ ना, फिगर्स के साथ रहा। ठीक है, 45 माइनस 40, 45 और 40 के साथ रहा, एक दफा दोबारा बोल। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाद में हम नोट कर लीजिएगा, पहले फिगर्स बता, वो तो लिख लेंगे। अमाउंट्स का इशू करने, अमाउंट छोड़ दें, पहले वैसे फाइनल कर लेंगे। नहीं आ जाएंगे, एक मिनट, ये फिगर समझ आ गई? 210 45 माइनस 40। नहीं मतलब इसमें तो नहीं कंफ्यूजन है जी। ओपनिंग से कोई हीफर्स है? कौन से? 75 30,000 कब खरीदे थे? पूरा बोल दो। पिछले सालों में ओपनिंग से, तो 75 तो अलग बहस है ना। तो 30,000 वाले हीफर्स का फाइनल सेंटेंस विद फिगर्स बोल। समझ आ गया? लिख लें यहाँ पर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर होगा? ठीक है बेटा, सॉरी आप लोगों के लिए जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जरा टाइप करना पड़ेगा आपको, मतलब आप सिर्फ जरा पार्टिसिपेट करके देख लें, क्योंकि फाइनली कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ओपनिंग स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे 2,10,000 कॉल्स थी और 30,000 हीफर्स भी थे। तो ये वाली वर्किंग करते हुए देखना ये है कि विदाउट कंसिडरिंग द फिजिकल चेंज ड्यूरिंग द पीरियड, प्राइसेस में कितना इजाफा हुआ या कमी हुई, जो भी करें, प्राइसेस में कितना चेंज आया। जी सर, बड़े आगे सर। जी डेफिनेटली सर, प्राइस में डिक्रीज भी आ सकता है, नॉर्मल शायद नहीं है लेकिन आने को आ सकता है। जी सर, परचेज अब 75,000 की पूरी गेम चलाते हैं, पहले आप अपनी चला लें। 1.5 वाला या 1 साल वाला? पहले तो ये फाइनल कर। और यार आधे साल का, यार कमाल होगी, आधा साल का होगा ना साल के शुरू में, लेकिन हमने खरीदा ही नहीं है उस वक्त। हमारे पास जब आया तो 1 ईयर का होगा, क्योंकि साल के एंड पे 1.5 ईयर्स का। अब 1 ईयर के एंगल से बोलो, 1 ईयर वाला एनिमल। ठीक है ठीक है, हाँ तो वही फिगर से शायद लिख लें। 1 ईयर्स ओल्ड हीफर जो परचेज किया था मिड ऑफ जुलाई, मिड ऑफ द ईयर, सॉरी 1 जुलाई को, वो उस वक्त 30 का था, और अगर 1 ईयर ही एज कंसिडर की जाए विदाउट फिजिकल चेंज, तो आपको 32 का। अच्छा, इनकी तरह एजेस अगर रिस्पेक्टिवली बता दें, कॉस्ट हमने 2 साल ही कंसिडर, 2 ईयर्स वाली बहस की है, 1 ईयर, 1 ईयर एंड 1 ईयर, 150।
एक इसका सम करने वाला, टोटल इंक्रीज ड्यू टू प्राइस 1 to 6, एंट्री बोलना सोच के, एंट्री से ना घबराए सर, एंट्री से ना घबराए, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट गेन क्रेडिट, गेन क्रेडिट फिजिकल चेंज है या प्राइस चेंज है, हम तो सिर्फ सेग्रीगेशन सीख रहे हैं। नेक्स्ट करवाने से पहले जरा दोबारा रिवाइज कर जी सर। नहीं सॉरी, रिपीट दोबारा रिपीट करिएगा क्या करें। नहीं नहीं, देखिए अगर हमारे पास कोई एनिमल साल के शुरू में है, तो साल से के शुरू से लेकर एंड तक की प्राइस इफेक्ट लेना, तो वो डिफरेंट हो सकता है मेरा ख्याल, वैसे ही शायद प्राइस पर परचेज, और जब डेफिनेटली हमने परचेज किया वहीं से आगे चलता ना, हुआ कि असल में जब हमने परचेज किया है तो उसे परचेज वाले दिन की वैल्यू पे मेजर कर लिया ना 30, अब उससे आगे जाना, हमने जब उसे परचेज किया तब वो 30 का था, लेकिन ये जो हीफर साल के शुरू में आ रहे होंगे उस वक्त हमने उन्हें उस वक्त मेजर किया होगा जब साल के शुरू की जो प्राइस होगी, और उसका साल के शुरू की प्राइस है ब्रांड तक लाना, और जो हमने एनिमल परचेज किया है मिड ऑफ द ईयर किसी भी डेट पे, उसको पहले हमने उस डेट पे मेजर किया होगा जो भी उस वक्त फेयर वैल्यू होगी, तो वहाँ मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग नहीं शायद आना, इनिशियल डेट से एंडिंग डेट तक। अब इनिशियल डेट डिपेंड, अब फॉर एग्जांपल अगर ये हीफर्स खरीदे ही साल के एंड में होते या साल के 1-2 दिन पहले खरीदे होते ये जो परचेज हुए, तो फिर तकरीबन वही वही फेयर वैल्यू है, मतलब उसकी एज में अगर फर्क ना पड़ता तो वही उसकी फेयर वैल्यू एज इट इज होती, तो साल के शुरू से एंड तक शायद नहीं है ना, वहां भी मेरा ख्याल वर्ड्स थोड़े से मैंने इसलिए चेंज करके लिखा होगा इनिशियल डेट से एंडिंग डेट, तो इनिशियल डेट साल का शुरू भी हो सकता है, और जो भी हाँ जी जिस डेट पे इनिशियल, इनिशियल रिकॉग्निशन भी नहीं क्योंकि वो तो पिछले साल में रिकॉग्निशन की होगी, शुरू से लेकर एंड तक, तो अगर पीरियड के शुरू से तो वहां से एंड तक, अगर अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर हुई है या न्यू बॉन्ड ड्यूरिंग द ईयर है तो अकॉर्डिंगली। ये आप लोग जरा दोबारा फिजिकल चेंज एक दफा दोबारा उसी डाटा में से बोल लें जरा, मेरे ख्याल डायरेक्टली अप्लाई करने की बजाय पिछला एक दफा देख लें और फाइनली फिर इसको अप्लाई करवा लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर नोट कर लिए ना अपना, क्या कर रहे हैं जो कर रहे हैं नोट कर लें, लेकिन पहले पिछला रिवाइज करने का लिया। ईयर एंड पे आ गए नहीं अब हम, ईयर एंड पे आ गए हैं हम सर, अब कैसे बोलना है? 2 साल वाला नहीं, अब 2 साल वाला मेरा ख्याल नहीं है। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। ये 45, ये 30, ये जो 45 लिखा है हमने, ये 32, ये 32, ये हम ईयर एंड पे आ गए हैं, 2 साल वाले एनिमल को हम ईयर एंड पे ले आए हैं, 1 ईयर वाले को भी ले आए हैं, 1 ईयर वाले को भी ले आए हैं, तो अब हम ईयर एंड पे वो जो छोटी सी एक एग्जांपल पहले आई थी कल वाले डाटा से पीछे जा, हम 155 मिलियन पे आ गए हैं, वो जो क्वेश्चन था एक बुक में, हम 150 से 155 पे अब आ गए, ईयर एंड पे हम आ गए, अब ईयर एंड पे खड़े होके बस फिजिकल चेंज लेना, तब कैसे बोला था वहां कैसे बोलेंगे यहाँ, हाँ जी बस 155 सॉर्ट ऑफ से 165 पे आना, 2 years ओल्ड वाला एनिमल ईयर एंड पे 45 का था, लेकिन हमारा 3 years ओल्ड हो गया है तो 50 का हो, 45 तक तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले ये भी फैसला करना, अब हमें क्या सोचना है, हमारा एनिमल अब 2 साल वाला नहीं है, वो 45 की बजाय 3 साल मींस 50 का होना चाहिए, 50 पे मेजर होना चाहिए, ये मेरा ख्याल इंडिविजुअली करना है आप, मेरे 3 ये ऑनलाइन भी काइंडली पूरा अपना करना, फिर फाइनली चेक कर लेते हैं कि क्या बात खत्म हो गई है।
और मोहसिन जाने दे गुस्सा यार, सारी फिगर गलत कर दी। ये ठीक है, बात नहीं। हाँ जी ठीक। जी सर, कर दी। जी सर। नहीं बेटा, सही नहीं कर रहे हो आप। पहला सुने जी जरा, कुछ लोगों की मिस्टेक्स है, कुछ लोगों को ठीक भी है बस। कैसे सोचना है? नहीं, पहला स्टेप ये जो अब सही नहीं जिससे कर रहे, हम ईयर एंड पे आके, हम ईयर एंड पे आ चुके हैं और 45 पे पहुंच चुके हैं हम। हमारा दो ये प्राइस चेंज का इफेक्ट करने के बाद अब हम 45 तक आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि ईयर एंड पे 2 साल वाला एनिमल तो 45 का था, लेकिन हमारा तो 3 साल एज का हो गया है, तो देयरफॉर 50 माइनस 45। दूसरा सुने जरा मेरे से, हमारे जो हीफर्स थे ये 32 में आ चुके हैं, मींस 1 साल वाला एनिमल 32 तक ईयर एंड पे पहुंच गया, लेकिन हमारे हीफर्स 1 साल की बजाय, नहीं ये वाले हीफर मेरा ख्याल है 1 साल की बजाय, नहीं एक की बजाय 2 के, वो 25 हीफर है। ओपनिंग वाले जो 30,000 हैं ये साल की बजाय 2 साल के हैं, 1.5 साल के नहीं है, साल के एंड पे। 1 साल वाला हीफर साल के एंड पे कितने का है? नहीं नहीं, 1 साल वाला हीफर साल के एंड पे कितने का है? 32 का। लेकिन हमारा हीफर 2 साल का हो गया हुआ, तो 2 साल वाले हीफर साल के एंड में कितने के हैं? तो क्या करूं? 45 माइनस 32। ठीक है प्लीज, एक मिस्टेक थी कुछ लोगों की। ये 45 माइनस 32, ये पहले ये क्लियर करें कि ईयर एंड तक हम आ जाएंगे। जब हम प्राइस चेंज कर लेंगे तो ईयर एंड में हम आगे हैं। ये फाइनल कर दें जरा, ये कुछ लोगों की मिस्टेक थी जिन चेक करने जरा अपना। बाकी फिर आखिरी करता हूँ मैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी, मैंने आपको कल भी कहा था ये कंसोलिडेशन जैसी चीज, इससे भी मुश्किल चीज हो जानी। जी सर, हीफर्स कैसे सोचो? 1 साल वाला हीफर ईयर एंड पे 32 का हो गया है, लेकिन हमारे 25 हीफर 2 साल के नहीं, 1.5 साल के हैं। तो 25 हीफर 1.5 साल, तो साल के एंड पे 1 साल वाला एनिमल कितने का है? 32। लेकिन 1.5 ईयर्स वाला एनिमल कितना का है? 36। क्लियर प्लीज? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल करते हैं प्लीज। 1050, 390, 300, 17। बाकी जरा प्लस करके देखें, रिकंसाइल होना चाहिए इंशाल्लाह। Fair value less cost to sell off as on 31st December, करने कब दी? 14, ये वही क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए जो हमने पहले कैलकुलेट किया। एनी कंफ्यूजन एनी वर्ड सर? चला जरा खत्म करेंगे, पेज नंबर ढूंढना 195। नहीं बेटा, हाफ ईयर जब 1 साल एज थी
हमारा जो हीफर परचेज हुए थे ये मिड ऑफ द ईयर परचेज हुए थे, तो ईयर एंड पे इनकी एज है 1.5 ईयर्स, और मिड ऑफ द ईयर जब इन्हें खरीदा था उनकी एज थी 1 ईयर। तो 1 ईयर ओल्ड एनिमल ईयर एंड पे 32 का था, उस 32 तक हम आगे थे, तब 1 ईयर एज वाला एनिमल जो 32 का था ईयर एंड पे 1.5 ईयर्स का हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पेज नंबर 195। नोट तो नहीं कर रहे थे? 2-3 पेजेस दिए थे कल, मिला टाइम किसी को? चलो सर, तकरीबन हम मिड तक आ गए थे, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जरा एक सेकंड के लिए वापस, तो पहले हमने पढ़ा था रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया, सॉरी रिकॉग्निशन का जो क्राइटेरिया, वो तो बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सेम है। देख के बोल देंगे कौन सी 3 चीजें? कंट्रोल हो, कंट्रोल ऑफ आजीवन की वजह से प्रॉपर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, फेयर वैल्यू या कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल। तो ये तो दोनों का इकट्ठा ही था। वैसे डिफरेंस है इनमें बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? लिविंग एनिमल और प्लांट बायोलॉजिकल एसेट है, और जो उनसे हासिल होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देन हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल एसेट की मेजरमेंट। उसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि बायोलॉजिकल एसेट्स आर इनिशियली एज वेल एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन थी। देन फिर हम आए थे पेज नंबर 194 पे, और उसके दरमियान में जरा देखें, इफ फेयर वैल्यू ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, then cost model can be used of IS 16. If, however, subsequently fair value less cost to sell is available, then rather than the revaluation model of IS 16, हम IS 41 पे आ जाएंगे। लेकिन ये हमने पढ़ी है मेजरमेंट सिर्फ बायोलॉजिकल एसेट्स की। तो अब आ जाए पेज नंबर 195 पे, अब मेजरमेंट होने लगी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। जी एक मिनट, उसमें मेरा ख्याल है 1-2 क्वेश्चन तो करना है अभी हमने। हाँ आ जाओ, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एग्जांपल है, वो मैं करवाता हूँ। मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट किसे कहते हैं? बस वो लम्हा ज़हन में रखना आपने। वूल उतार रहे हैं आप, फल उतार रहे हैं, दूध हासिल कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज measured at fair value less cost. In all cases, an entity measures agriculture produce at the point of harvest at fair value less cost to sell. Next line underline करें. Standard is of the view that fair value can always be measured. IS 41 ये कहता है ये नहीं हो सकता कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कोई फेयर वैल्यू ना हो। बायोलॉजिकल एसेट की तो वो कहता है शायद हो सकता है कि कॉस्ट या फेयर वैल्यू ना मिले और कॉस्ट मॉडल पे चले जाएं। देयर इज नो चॉइस इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कि आप कॉस्ट मॉडल की तरफ जाएं। आपने हमेशा किस पे रहना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बाद में अपनी तरह पूरी करूँ, जरा आगे एनी गेन लॉस अगर इनिशियल रिकॉग्निशन पे आएगा। मसलन अब आप जरा ज़हन में लाना, हमने फल उतारे हैं, कोई आम उतार रहे हैं, आम उतार के टोकरी में रखे जा रहे हैं, इसे किस पे मेजर करना है? वो सपोज हमने कैलकुलेट कर ली, अब फेयर वैल्यू होगी वो अमाउंट लेस कॉस्ट टू सेल बेचने के खर्चे हैं, क्या एंट्री करेंगे? नहीं, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट, ये गेन बनेगा, तो गेन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस। ये भी लिखते हैं, पढ़ने में गेन लॉस में प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अगली बात शामिल करने जो आपको पोजीशन से डिस्कस हो रही है आपसे। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ट्रांसफर टू इन्वेंट्री। अब वो जो आमों का टोकरा होगा वक्ती तौर पे कहीं ना कहीं रखेंगे शायद बिफोर कि आप उसे डिलीवर करें, डिस्पैच करें, तो जहां भी रखेंगे वो स्टॉक हो जाएगा, और अगर वो स्टॉक हो जाएगा तो IS2 वहां से ऑनवर्ड अप्लाई होगा। और अगर ईयर एंड तक वो चीजें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की चीजें भी स्टॉक में पड़ी हैं तो आप लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे मेजर करेंगे। सवाल यहाँ ये उठेगा कि NRV का तो पता ही है, हमें पता है वैसे
सेलिंग प्राइस, एक्सपेंसेस, वो तो हम कर लेंगे। कॉस्ट किसको कहेंगे? ये जो हमने इनिशियली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से लगाई होगी ना, जिस वक्त हम डिटैच कर रहे होंगे, उसको फिर सब्सिक्वेंटली कॉस्ट समझेंगे। नेक्स्ट लाइन, इट मींस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल विल बी डीम्ड मींस कंसीडर्ड एज, समझी जाएगी, कंसीडर्ड एज समझी जाएगी एज कॉस्ट व्हेन ट्रांसफर टू इन्वेंटरी। मसलन अगर 2 लाख रुपए आई थी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, तो आप उसी को जब उन्हीं चीजों को जब स्टोर रूम में रख देंगे तो इनिशियली कॉस्ट क्या होगी? 2 लाख। और फिर अगर ईयर एंड पे पड़े हैं तो आप फिर एनआरवी कैलकुलेट करेंगे, और अगर एनआरवी लोअर होगी तो फिर लोअर पे जाएंगे। मतलब हाँ, हमेशा एनआरवी पे तो नहीं मेजर करते, फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। At the year end of आखिरी लाइन जरा पढ़ना, at the end of the reporting period this agriculture produce should be measured by using the IS2 rather than IS41 lower of cost NRV। अभी इसकी पूरी इधर एक समरी बोलना, जरा एक नजर पहले रिवाइज करना, ये पढ़ लें जरा फिर इसकी पूरी एक समरी के। The crux of the story is number 1, Meyer agriculture produce at the point of harvest at fair value less cost। आगे नहीं, उससे मैं एक चीज बोले और भी, it is always assume कि fair value less cost to sell can be measured, मतलब there is no choice of any cost model in this case। प्रॉफिट लॉस में उसका जाएगा जो भी फैक्टर है, इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद फिर कहाँ चीजें चल जाएंगी? जी ठीक है जी। एग्जांपल देखें, यूजिंग द अर्लियर एग्जांपल ऑफ शीप फार्मर, जो पिछले पेज पे भी आई थी। लैम्स क्या जी? लैम्स क्या चीज है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। biological asset should initially be measured when they are born at fair value less cost to sell, ideally। As they grow and their value changes, the gain or loss should be reflected in biological assets value and also in profit and loss। Asset debit, gain credit। Sheep may be used for obtaining wool। Once the wool has been sheared, उतार दी जाए from the sheep, it is an agricultural produce। ये agricultural produce है, and should initially be measured at fair value less cost to sell। If the wool still is in inventory at the end of the reporting period, then apply IS2। ठीक हो गया? जर्नल स्टूडेंट्स ओके हो गए? नेक्स्ट आ जाए सर, बेरर प्लांट। एक बेरर प्लांट की भी स्टोरी आई। पर जी एक डेफिनेशन आ रही है बेरर प्लांट की, वैसे है कुछ इनमें बेरर प्लांट? क्या? वो प्लांट जो 1 साल से ज्यादा अरसे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। तो पढ़े जरा ये में, ये पढ़ते हुए आपको लगेगा जैसे मशीनों की बात हो रही है। A living plant that is used in the production or supply of agriculture produce। कोई आम का दरख्त ज़हन में ले, वो ज़हन में रख के पढ़े जरा, लिविंग प्लांट होता है। एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 ईयर। एक साथ इसको पढ़ते पढ़ते गंदम की फसल भी ज़हन में रखना। एंड थर्ड कंडीशन, इट इज अनलाइकली, ब्रैकेट साथ साथ पढ़ते ना, बाद में एक दफा ब्रैकेट के बगैर पढ़ना। इट इज अनलाइकली मींस नो इंटेंशन that entity will sell it as an agriculture produce except for scrap sale at the end of the useful life when they are no longer used to be produced। but translation कर, ये अनलाइकली है कि हम उसे बेच देंगे एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट ओनली एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अगर फॉर एग्जांपल ये लाइकली है कि हम उसे काट के
लकड़ी बेच के पैसे कमाएंगे, या हमने उसे इसलिए रखा हुआ है कि उसमें वो जब उसकी लकड़ी ज्यादा हो जाएगी, जैसे जब प्लांट ग्रो करेगा बड़ा हो जाएगा उसमें लकड़ी भी तो ज्यादा हो जाएगी, तो हम उसे उस लकड़ी को काट के बेनिफिट्स लेंगे, तो देन वो बियर प्लांट नहीं है। ये बियर प्लांट कौन सा है? क्या आम के दरख्त की भी लकड़ी होती है? और साथ हर दरख्त की लकड़ी होती है, लकड़ी लगी होती है, वो तना लकड़ी ही है, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या नहीं है, क्या हम उसे बेच के, मतलब ऐसे बेच के मीन्स काट के, लकड़ी नहीं है, लकड़ी बेच के पैसे नहीं हासिल करेंगे। हाँ, एक्सेप्ट अगर यूसफुल लाइफ एंड उसके आम ही ना उस पर लगते हो, तो यूसफुल लाइफ के एंड पे तो ठीक है, हो सकता है आप काट के लकड़ी बेच के पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ आपकी इंटेंशन ये है कि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से एक मशीनरी जहन में लाए, मशीनरी जहन में रखते जरा पहली लाइन पढ़। It is used in production or supply of goods. It is expected to produce for more than 1 year. Yes, sir. And क्या मशीन भी लाइकली होती है कि हम बेच के पैसे कमाएंगे? शुरू अगर फॉर एग्जांपल हमारा शुरू में आता है कि बेच के पैसे कमाएंगे, वो तो स्टॉक है। हमने मशीन खरीदी और हमारा इंटेंशन है कि हम इसे बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, तो फिर तो वो है ही क्या, वो स्टॉक में होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है लाइफ के एंड पे उसे बेच दें, जब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, जब उसकी लाइफ एंड हो जाएगी, फिर हम एंड में सेल जरूर कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रैप सेल है, ये सॉर्ट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू की बात होगी इधर भी। तो लिव एक बेयर प्लांट कौन सा प्लांट है? और ड्यूरिंग द लाइफ ये अनलाइकली है कि हम इसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पे बेच देंगे। हाँ, स्क्रैप सेल के तौर पे हम एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ जरूर बेच सकते हैं। तो अगर ये सारी कंडीशन नहीं हो जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा? बियर प्लांट। अब आ जाए कुछ एग्जांपल ऑफ बियर प्लांट एंड नॉट बियर प्लांट, और जितना भी हमें आइडिया है ज़राअत का खुद ज़हन में रखें। सम प्लांट्स सच एज टी बुशेस। अब इन सब में कॉमन चीज जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि ये हर साल फसल नहीं बोई जाती, ये एक दफा एफर्ट कर ली जाती है और उसके बाद फिर कई साल शायद उसके सिर्फ प्रोड्यूस उतारी जाती है, और डेफिनेटली उसके बाद में पानी शानी तो देते रहते होंगे, लेकिन अगले साल फिर प्रोड्यूस और पता नहीं कुछ साल तो लगते ही होंगे। तो टी बुशेस, अब इसका तो हमें आइडिया नहीं होगा नॉर्मल। ग्रेप यार्ड्स, अंगूरों की भी बेलें होती हैं शायद, तो अंगूर उतर जाते हैं, बेल शायद एज इट इज रहती है। ऑयल पाम्स, ये जो पहाड़ी इलाकों में आप जाते हैं उसमें पाम ट्रीज खड़े होते हैं लंबे लंबे, तो उसमें से वो जो एक देखा होगा शायद आपने, ब्राउन सा कलर का मेरा ख्याल होता है वो जो अंदर के काफी सख्त सा होता है वो, तो उसमें से शायद ऑयल निकलता है। रबर ट्रीज, ये भी मेरे ख्याल में कॉमनली नहीं देखे, ठंडे इलाकों में होते हैं। मीन्स से मतलब कौन से हैं ये? यूजुअली मीट द डेफिनेशन ऑफ बियर प्लांट। हाँ जी, और भी एग्जांपल आ रही हैं, और भी आ रही हैं। डेफिनेशन ऑफ बियर प्लांट एंड आर विद इन द स्कोप ऑफ IS 16, ये असल चीज है। बियर प्लांट को आपने IS 41 के अंदर मैयर करना ही नहीं है। बियर प्लांट किस स्टैंडर्ड में जाएंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह है। However, the produce growing on the beer plant, चाय के पत्ते, ग्रेप्स, ऑयल पाम फ्रूट, ये रबर के जो फल निकलता है उसे लेटेक्स बोलते हैं। आसान अपनी एग्जांपल और क्रिएट कर लेते हैं। सेब, ऑरेंजेस, आम, ये भी बियर प्लांट है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ये IS 41 के मुताबिक एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट IS 41 के मुताबिक फिर विलेज प्रोसेसर पे मैयर। प्लांट इटसेल्फ जो है वो चला जाएगा IS 16 में, लेकिन उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो IS 41 के ही स्कोप में रहेगी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, फिर विलेज प्रोसेसर, एंड सब्सिक्वेंटली अगर इन्वेंट्री में चीजें पड़ी हैं तो IS 2 लाइफ में। तो सर बिल्डिंग डेप्रिशिएट करते हैं आप, तो प्लांट की भी लाइफ का अंदाजा नहीं होता होगा सर। बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग का अंदाजा कैसे होता है आपको 50 साल? तो सर जाने तो मटेरियल की बेस पे कोई नहीं होता, पुरानी बिल्डिंग जितना अरसा चली उसकी बेस पे होता है। मटेरियल से कैसे पता चलेगा? इंटें देख के आपको क्या पता चलेगा? तो कोई जिंदगी में पहले भी कि दरख्त अगर देख लगाए किसी ने होंगे तो उससे पूछ लेंगे ना यार कि ये दरख्त कितने अरसे तक बेनिफिट्स देता है, और अगर लाइफ का नहीं पता चलता होगा नहीं डेप्रिशिएट करेंगे।
इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात। तो जब बिल्डिंगों की लाइफ का अंदाजा लगा लेते हैं लोग, लेकिन ये कई बिल्डिंगें लाहौर में ऐसे भी खड़ी हैं जो 500-500 साल से खड़ी हैं। तो अगर अच्छी बिल्डिंग बनी हो तो डेफिनेटली इसकी लाइफ ज्यादा होगी। आजकल के दौर की बिल्डिंग तो शायद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नहीं, जब तक वो नहीं देगा तब तक वो अवेलेबल फॉर यूजिंग। नहीं मतलब अगर लाइफ का अंदाजा नहीं हो रहा तो डेप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे, अगर हो गया तो कर लेंगे। जी सर, प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बेयर प्लांट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दोबारा शायद रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंगोज ऑन अ मैंगो ट्री, it means mangoes which is an agriculture produce must be made separately from the mango tree which is a bearer plant। कुछ पैराग्राफ्स के रेफरेंसेस आ रहे हैं साथ। नोट दैट देयर इज नो एनिमल इक्विवेलेंट ऑफ bearer plant, मतलब देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ bearer एनिमल। हाँ जी, ये bearer एनिमल का कांसेप्ट नहीं है। मींस देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ, मतलब काउज ने IS 41 में रहना है। ये सिर्फ प्लांट है, दरख्त की बात हो रही, लिविंग प्लांट। लिविंग प्लांट डेफिनेशन लिखा हुआ, पता देखा था क्या सिर्फ लिविंग प्लांट ही bearer प्लांट हो सकता है? प्लांट हो सकता है। फॉलिंग आर नॉट bearer प्लांट्स। अभी ये भी जस्ट आइडिया के लिए, बाकी सारे रेफरेंसेस आप लिखे हुए। प्लांट्स कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। प्लांट्स आपने इसलिए लगाए हैं ताकि उन्हें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तौर पे काटा जाए। मतलब पढ़े ब्रैकेट में, अपने दरख्त उगाए हैं लकड़ी हासिल करने के लिए, तो ये भी bearer प्लांट है। तो ये IS 41 नहीं है। Plants cultivated for agriculture produce, but there is a likelihood that entity will also harvest, means for example cut and sell the plant as agriculture produce other than scrap sale। मतलब ऊपर जाए वापस रहे, वहां पॉइंट नंबर 3 क्या था, वहां अनलाइकली था। तो अगर ये भी लाइकली हो कि हम जैसे ही हमें को पैसों की जरूरत पड़ी तो हम आम के दरख्त को काट के उसकी लकड़ी बेच के पैसे कमा लेंगे यूजफुल लाइफ एंड होने से पहले, तो फिर आप उसे bearer प्लांट में शामिल नहीं करेंगे। अनलाइकली होना चाहिए, लाइकली होना चाहिए। bearer प्लांट के लिए अनलाइकली हो, हाँ बेच सकते हैं हम, इरादा यही हो कि स्क्रैप से एंड में बेचेंगे। लेकिन अगर आपका एंड से पहले, यूजफुल लाइफ से पहले बेचने को कोई इरादा है, तो देन दैट प्लांट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज bearer प्लांट, क्योंकि थर्ड कंडीशन फिर मीट नहीं होगी। अब यहाँ वर्ड समझ आ जाएंगे, बट देयर इज अ लाइकलीहुड लिखा हुआ है यहाँ। ये पढ़ लें जरा पॉइंट भी। अगर लाइफ 1 ईयर से कम है फिर तो कैपिटलाइजेशन की स्टोरी शायद खत्म होगी है। तो वैसी बहस ही खत्म होगी। जिस प्लांट की लाइफ ईयर से कम है तो उस पर तो वो बी पॉइंट भी मेरे ख्याल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वन वो जो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इसका मतलब फिर तो वो उसकी लाइफ 1 ईयर के अंदर अंदर है, वो तो एक्सपेंस आउट होना। ऐसे पौधे पर कोई खर्चा हो भी गया तो एक्सपेंस आउट ही होगा। ये कैपिटलाइजेशन की स्टोरी कब शुरू होती है? मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी, पहला दूसरा समझ गए। तीसरा लिखा एनुअल क्रॉप्स, मकई की फसल। हर साल जो हजरात अगर देही बैकग्राउंड से हैं ऐसे ही होता है, हर साल नई फसल उगाई जाती है। गंदम की फसल ये तो देखी होगी आप लोगों ने, वो तो आग भी बल्कि लगाई जाती है ताकि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बिल्कुल ही जीरो से। राइस में मेरा ख्याल ऐसे ही है। ये बता दो मेरा, किसी को अगर इत्तेफाक है इसका। आलू की फसल नहीं, मतलब जीरो से नेक्स्ट हर साल दोबारा मतलब बीज बोते हैं। तो जो एनुअल क्रॉप्स हैं क्या ये भी bearer प्लांट है? bearer प्लांट फिर फाइनल बोल देनी क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दो। अंग्रेजी और अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके 3 पॉइंट्स बताओ। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हो, प्रोड्यूस जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे में हासिल होनी हो, और ये अनलाइकली है कि हम इसे लाइफ के एंड से पहले काट के बेचेंगे। मेजरिंग bearer प्लांट, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं। अभी आगे पढ़ते हुए ना आपने इस तरह करना है, एक मशीनरी और बिल्डिंग ध्यान रखनी है। मशीनरी, बिल्डिंग
और बिल्डिंग खासतौर पे अगर बन भी रही हो। Bearer plants are very similar to machinery in a manufacturing business and are therefore measured by using requirements of IS 16, just like property plant equipment. Therefore, a bearer plant is initially measured at cost. अब यहाँ कोई फेयरवेल कॉस्ट टू सेल नहीं, इनिशियली किस पे मेजर होना है इसमें? अब इसकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी? हाँ जी, जो सीड बोने से लेके पानी लगाने तक के खर्चे, कोई बंदा रखा हुआ है जो हिफाजत कर रहा है, वो सारे खर्चे जो इंकर होंगे इस बेयर प्लांट को मेच्योर लेवल पे ले जाने तक के, वो सारे खर्चे फिर आप कैपिटलाइज होंगे और साथ साथ डेप्रिशिएट होंगे। The cost basis measurement is continued till plant grows to maturity. Means it is considered to be matured when it is capable of sustaining a regular harvest. Means tree is capable of producing fruit every season. जी अब आप ये बताएं, एक प्लांट जो है ये मेच्योर कब कहलाएगा? ब्रैकेट पढ़ने पहले फिर उन्हीं वर्ड्स को जरा अपने लफ्जों में, वो रेगुलरली उस क्वालिटी के फ्रूट्स देना शुरू हो रहे हैं जिन्हें आप बेच के फायदा हासिल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसकी भी कोई सर्टेन उम्र होगी जिसके बाद कोई फल आने शुरू होते होंगे, और अगर फॉर एग्जांपल शुरू में फल ऐसे आ रहे हैं जो नहीं बिकते, वो शायद थोड़ा मतलब शायद अभी उस क्वालिटी के नहीं उगना शुरू होते, तो अभी भी मेच्योरिटी पे नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा? कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एवरी सीजन, जब वो इस काबिल हो गया कि हर सीजन वो दरख्त आपको फल दे सकता है, तो वहां से ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, वहां से ऑनवर्ड्स मतलब फिर हम कंसिडर करेंगे वो मैच्योर हो गए, और वहां से ऑनवर्ड जितना खर्चा पहले हो गया होगा वो फिर डेप्रिशिएट करेंगे बाद। तो कब तक एक कैपिटल वर्क इन प्रोसेस प्लांट वाला हेड खोल के रखेंगे? As per IS 16 para 22A, bearer plants are accounted for in the same way as self-constructed item of property plant equipment before they are location and condition capable of operating in a manner as intended by management. तो सिंपल यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि जैसा IS 16 में बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोसेस होती है, इसी तरह ये भी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस हो सकता है। तो जिस दिन आपने बीज दबाया होगा, अच्छा अब यहाँ डेफिनेटली किसी एक एक दरख्त की शायद बात नहीं हो रही, आपने हो सकता है पूरा एक बाग बनाया हो और उसमें बीज दबा दी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही दरख्त है तो एक पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जिस वक्त आपने बीज दबाया उस वक्त बीज का खर्चा, फिर उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयज रखे हैं ताकि वो उस बाग की हिफाजत कर सकें, तो वो सारे खर्चे किस लिए होंगे? टू ब्रिंग द बाग इनटू वर्किंग कंडीशन सॉर्ट ऑफ। तो कब किस दिन आप वर्किंग प्रोसेस का लेजर खोल लेंगे, और उसके बाद फिर आप कैपिटलाइजेशन करते रहेंगे। जैसा बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जब पहली ईंट लग, बल्कि ईंट से भी पहले जब खुदाई शुरू हो जाएगी शायद बुनियादों के लिए खुदाई, या इवन उसके लिए परमिट्स अगर लेने, तो जैसे बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा वहां से जो खर्चे होंगे, जितने डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल खर्चे होंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग के लेजर खुल जाएगा, और फिर वो अगर फॉर एग्जांपल कई साल लगे हैं तो सीडीबीडी बनता रहेगा। आखिरकार कब उसे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर करेंगे? जब वो अवेलेबल पर यूज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है कॉन्सिक्वेंटली रेफरेंसेस टू कंस्ट्रक्शन। मतलब अब IS 16 में तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एंगल से कंस्ट्रक्शन वर्ड है, वो कहता है यहाँ वो जो कंस्ट्रक्शन, वहां जो कंस्ट्रक्शन का वर्ड है IS 16 में, वो फिर ऐसा पढ़ा जाना चाहिए, शुड बी रेड एज बेयर प्लांट। वहां जो वर्ड कंस्ट्रक्शन है वो बेयर प्लांट के एंगल से पढ़ना है आपने, अगर कोई बेयर प्लांट आ जाए IS 16 में, क्योंकि शायद प्लांट की ये कहना कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये गैर मुनासिब सी बात। Consequently, references to construction in this standard should be read as bearer plants before they are in location and condition necessary to be capable of management. Therefore, finally ये word ढूंढना ब्रैकेट वाले, depreciation कब start करेंगे? अब available for use कब होगा ये? When mature. ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन एड्रेस हो गया सारा, कोई क्वेश्चन तो नहीं आते, कोई इश्यू था तो रिजॉल्व हो गया? जी इनिशियली से किस पे मेजर करना? कॉस्ट पे IS 16 के मुताबिक। सब्सिक्वेंटली फिर IS 16 में ही रहना है आपने, और कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है और रिवैल्यूएशन मॉडल भी। मैंने देखा था रिवैल्यूएशन मॉडल होना नहीं है। नहीं वो कब कहा था मैंने? जब बायोलॉजिकल एसेट्स हैं,
और उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल नहीं मिल रही, तो वक्ती तौर पे आप आईएस 16 में चले गए। अगर उनकी फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंट मिलेगी तो आपने वापिस आ जाना है। बेरर प्लांट ने कहाँ ही रहना है, आईएस 16 में ही जाना है और वहीं रहना है। और आईएस 16 के मुताबिक कॉस्ट मॉडल भी और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन मॉडल भी अडॉप्ट किया जा सकता है। फाइनल आ जाएंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स। जी सर, गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स की बहुत ज्यादा डिटेल इस वक्त इसमें नहीं है, बस सिर्फ एक आइडिया दिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है ये जो फार्म्स हैं खासतौर पे शायद पाकिस्तान में भी हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है तो देयरफॉर फार्म्स लगें, लेकिन अगर कोई खुद से नहीं लगा पाता लगा पाएगा तो उसके लिए फिर ग्रांट्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन अब इसमें दो तरह के गवर्नमेंट ग्रांट्स हो जाएंगे। पॉइंट 1 पढ़ेगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स मेड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ऐसा हो सकता है। नीचे अंदर एक नीचे पॉइंट नंबर 2 ढूंढे इसी तरह का नीचे आके काफी, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स मेड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये हो सकता है। हो सकता है सर। मिल गई हेडिंग। ये किसकी बात हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की या बायोलॉजिकल एसेट्स की? बायोलॉजिकल एसेट्स की बात हो रही है सर, बायोलॉजिकल एसेट्स की बात हो रही है सर। तो क्या बायोलॉजिकल एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे मेजर हो सकते हैं, और क्या ये भी हो सकता है कि उनकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो फिर वो कॉस्ट मॉडल पे मेजर हो सकता है। तो गवर्नमेंट ग्रांट का जो ट्रीटमेंट बताया हुआ आईएस 41 में, वो फिर इन दोनों का अलग अलग करके बताया हुआ है। तो ऊपर किसका ट्रीटमेंट है, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल। अगर आप बल्कि बायोलॉजिकल एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे मेजर हो रहे हैं और गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं। इफ गवर्नमेंट ग्रांट इज अनकंडीशनल, क्या मतलब, तो आप बताएं फिर इसका क्या होना चाहिए। एंट्री बोलना नहीं, बायोलॉजिकल एसेट तो हो गया डेबिट। नहीं नहीं, एक तो है कि बायोलॉजिकल एसेट ही ग्रांट में मिल जाए, वो शायद नहीं है। अगर वो मिल जाएंगे तो वो भी ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, और अगर कोई अनकंडीशनल है तो गेन हो जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन एक ये है कि पैसे मिले, फार्म लगाने के लिए, बायोलॉजिकल एसेट्स खरीदने के लिए पैसे मिले हैं, और हमारा ये इरादा है कि हम बायोलॉजिकल एसेट्स को बाद में मेजर किया करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे, क्योंकि फेयर वैल्यूज रिलायबली अवेलेबल हैं। तो कैश की एंट्री करनी है। तो अगर कैश जो मिला है वो अनकंडीशनल है तो क्या करें, सीधी इनकम ढूंढने रबड़ सीधा प्रॉफिट लॉस में। तो कैश है रिसीवेबल डेबिट मिल जाए, जब मिल जाना सर्टन हो जाए तो ग्रांट इनकम क्रेडिट, ये भी ठीक है। वो जो अगर बायोलॉजिकल एसेट्स गवर्नमेंट ने दे दी तो वो भी ग्रांट के तौर पे हो सकते हैं, वो भी इनकम ही है अगर अनकंडीशनल है। नहीं, उस वक्त फिर हम फेयर वैल्यू पे डिटरमिन, वो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल भी होगा ना इनिशियली, अगर बायोलॉजिकल एसेट ही मिले ग्रांट के तौर पे। जी सेकंड, अगर ग्रांट हो जाए कंडीशनल, फिर आप बताएं क्या करना चाहिए। नहीं मतलब फिर क्या करना चाहिए, वक्ती तौर पे उससे लाइबिलिटी बना लेना चाहिए, और जैसे जैसे कंडीशंस मीट हो रही हो वैसे वैसे फिर उसे इनकम बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखा हुआ देन रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन कंडीशंस अटैचिंग टू द गवर्नमेंट ग्रांट आर मेट। जब पैसे मिलेंगे तो एंट्री बोल दो, पुरानी बचपन वाली अनअर्न्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट आ जाएगी याद, अनअर्न्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट, बल्कि डेफर्ड ग्रांट होता है, बट क्या फाइनल हुआ था, मतलब डेफर्ड ग्रांट हुआ था फाइनल। डेफर्ड ग्रांट क्या ज़हन में आता है डेफर्ड ग्रांट वर्ड सुनकर, लायबिलिटी। फिर ये इनकम कब बनेगी, ये आया ना कल वाले पेज पे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। नीचे एक एग्जांपल पढ़ो, a grant requires the entity to farm in a particular location for 5 years and requires the entity to return all the grant that underline करो if it farms for a period shorter than 5 years। जी पढ़ ले, आराम से पढ़ ले जी, क्या ज़हन करते हैं।
नहीं, इसे मतलब अब इनकम कब बनाए? नहीं, अब इसमें दो चीजें असल में वर्ड्स लिखे हुए, ऑल द ग्रांट। अगर हमने 5 साल से कम अरसे काम किया तो फिर सारी ग्रांट वापस हो जाएगी। तो अगर तो हमारे एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जितने साल पूरे होते जाएंगे उतने सालों की ग्रांट हमारी इनकम बन जाएगी, फिर तो ठीक है, फिर तो हम साथ साथ इनकम बनाएंगे। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, 5 साल पूरे करेंगे तो तभी ग्रांट सारी होगी, वरना सारी वापस करनी पड़ेगी, फिर शायद हमें 5 साल तक वेट करना चाहिए। ये पढ़े जरा सोल्यूशन। In this case, the grant is not recognized in profit and loss until 5 years have been passed. However, if the terms of the grant allow part of it to be retained according to time that has been elapsed, the entry should recognize the part in profit and loss account as the time passes. समझ आ रहे? अगर तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 1 साल पूरा कर लिया तो 5वां हिस्सा आपका हो गया, तो फिर तो हम इनकम बना लेंगे। एक और साल गुजरा तो फिर हिस्सा हमारा हो गया, इनकम हो गई। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि 5 साल पूरे करेंगे तभी आपके पैसे होंगे, वरना आपने वापस करने सारे, तो फिर शायद हमें कब तक वेट करना चाहिए? तो मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग टू दिस शायद 5वें साल के एंड पे ही इनकम बननी चाहिए सोलन, ऊपर वाले वर्ड्स की बेस पे। लेकिन बहरहाल हाईवर एक दफा पढ़ना मेरा दिमाग, जितनी अमाउंट नॉट रिफंडेबल होती जाएगी, अगर होती जाए एग्रीमेंट के मुताबिक, तो वो तो इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर सारे ही पैसे वापस करने पड़ेंगे अनलेस 5 साल पूरे हो जाए, तो फिर हमें शायद 5 साल का वेट करना चाहिए। ये ठीक है बेटा स्टूडेंट्स? जी वो लाइबिलिटी रहेगी। नहीं, अगर बीच में 3 महीने गुजरे इस साल, तो वो डेफिनेटली 3 साल को बेस पे करेंगे। तो 3 महीने के बीच में गुजरा, ईयर एंड तक आते हैं तो पूरे साल डिवाइड बाय इनटू 3 बैठे, और तो टाइम बेसिस पे करेंगे। अगर हमारी ग्रांट साथ साथ इनकम होती जा रही है, होती जाएगी जितना जितना टाइम गुजर रहा है, तो फिर हम पीरियड वाइज चलते रहेंगे। अगर पूरा साल नहीं गुजरा तो 6 मंथ्स कर लेंगे। नहीं वो तो कर लेते हैं, वो यही सवाल था, उसमें यही डाटा था मेरे ख्याल, 2 तरह लिखा हुआ था। एक में यही लिखा हुआ था कि पूरे 5 साल बाद, तो उसमें आंसर हमारा होना चाहिए था कि पूरा 5 साल बाद इनकम बनाएंगे। दूसरा उसमें लिखा हुआ था कि प्रोपोर्शनेट, तो वो दूसरी ही बात हुई। तो एक ही लाइन में दोनों मेरे ख्याल कवर हो गए। प्रोपोर्शनेट अगर बन सकती है तो हम ईयर वाइज बना लेंगे, यही था मेरे ख्याल। नहीं वो तो अगर प्रोपोर्शनेट बना रहे हैं और अभी आपको ग्रांट लिए 3 महीने ही हुए, तो फिर 3 महीने की बनाएंगे। अगर ईयर एंड 3 महीने बाद आ गए, नहीं पूरे साल की तो मैं देख लेता हूँ ईयर एंड क्या है, वो देख लेता हूँ जी। आगे से लेकिन कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स मेड एट कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, हो सकता है। तो देन सिंपल सी बात बस आपने जो ज़हन में रखनी, वो कहता है फिर फॉलो करनी है अपनी रिक्वायरमेंट IAS 20 की। IAS 20 की था कोई? अगर तो आपके बायोलॉजिकल एसेट्स मैयर हो रहे हैं फिर लेस कॉस्ट टू सेल, फिर तो आपने सिंपली क्या देखना कि क्या ग्रांट कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। तो अकॉर्डिंग टू IAS 41 जो गाइडेंस है यही अप्लाई करनी है। लेकिन अगर ग्रांट जो है, अगर सॉरी ग्रांट आपको मिली है बायोलॉजिकल एसेट्स के अगेंस्ट जिन्हें मेजर किया हुआ अपने कॉस्ट मॉडल पे, तो बस सिंपली आपने क्या याद रखना है कि फिर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होना, फिर IAS 20 में जो कंडीशंस दी हुई थी वो अप्लाई करनी। तो IAS 20 में क्या था, जितना बस ज़हन में है वही है। MCQs वगैरह में नॉर्मली ये पूछता है। नहीं बेरर प्लांट नहीं यार, कम ऑन, बायोलॉजिकल एसेट कॉस्ट पे मेजर हो सकते हैं सर। नहीं बेयर वो तो है ही IAS 16 में ना, तो उसके तो अप्लाई IAS 20 होना। बेरर प्लांट का तो IAS 41 से ताल्लुक ही खत्म हो गया। कौन से प्लांट IAS 41 में है ही नहीं बेरर प्लांट, तो उनके अगेंस्ट अगर कोई ग्रांट मिली है वो तो IAS 20 में जाएगी। यहाँ सिर्फ किसकी बात हुई, यहाँ किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात भी नहीं हुई, यहाँ सिर्फ किसकी बात हुई है, बायोलॉजिकल एसेट्स की। और बायोलॉजिकल एसेट्स में क्या क्या बात हुई है कि नहीं बायोलॉजिकल एसेट ठीक है, नहीं बायोलॉजिकल एसेट्स में लिविंग एनिमल और प्लांट्स अगर मेजर हो रहे हैं फिर वे लेस कॉस्ट टू सेल पे, ऐसे ही सर। और दूसरा क्या है, कॉस्ट मॉडल पे। तो ये सिर्फ बायोलॉजिकल एसेट्स की बात हुई है, ना ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कोई बात हुई है, और ना ही बेरर प्लांट्स की बात हुई। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए तो शायद कोई ग्रांट नहीं ना मिलेगी।
सर जी बायोलॉजिकल एसेट्स में से बियर प्लांट अब निकल के चला ही आई 16 में गया, उसका ताल्लुक कहाँ से नहीं रहा। वो बायोलॉजिकल एसेट्स जिनकी फेयर वैल्यू नहीं मेजरेबल, वो भी यहाँ से निकल के वहां चले गए। और बायोलॉजिकल एसेट्स में से जो बियर प्लांट है वो तो यहाँ है ही नहीं, उन्होंने सीधा ही कहाँ जाना है, और कॉस्ट मॉडल पे या रिवोल्यूशन मॉडल पे मेजर होना सबसे पहले। फाइनली लिखा सर प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन, किस जगह, उसी की जगह, उसी के नीचे। अब जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे, biological assets are presented separately from other non-current assets before property plant equipment। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। बिफोर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई फार्म है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट शायद बायोलॉजिकल एसेट्स है। अब कोई फर्नीचर पड़ा है या कोई टेबल्स पड़े हैं, कोई कंप्यूटर पड़ा है, तो वो उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट एसेट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट अब कौन सा होगा, तो ये नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में सबसे ऊपर बायोलॉजिकल एसेट, फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। देन वो कहता है बायोलॉजिकल एसेट शुड बी सब क्लासिफाइड। अब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के सफे पे भी आप कर सकते हैं और नोट्स में जाके भी कर सकते हैं। एनिमल्स कितने हैं, प्लांट कितने हैं, वो जिस तरह स्केड्यूल नहीं बनता है जिसमें लैंड कितनी, बिल्डिंग कितनी, मशीनरी कितनी, तो उसमें फिर सब क्लासिफिकेशन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर बेरर प्लांट कितने के हैं, फिर मेच्योर कितने हैं और इनमेच्योर कितने हैं, ये भी हो सकता है। और फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर है तो इसने प्रेजेंट होना है कहाँ पे, इन्वेंट्री में, हाँ स्टॉक करंट एसेट्स में। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ने कहाँ प्रेजेंट होना, एज एन इन्वेंट्री करंट एसेट्स में। और बायोलॉजिकल एसेट्स ने कहाँ प्रेजेंट होना, और अगर बायोलॉजिकल एसेट्स का फर्दर ब्रेकअप दिया हो किसमें, एनिमल्स कितने हैं, प्लांट कितना है, तो फिर आइडियली वैसे शायद नोट्स में ही एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आगे बायोलॉजिकल एसेट्स, फिर क्या आगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर क्या आ गया अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, बाकी फिर स्टोरी एज इट इज है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर है तो जहाँ करंट एसेट्स में स्टॉक आता है वहां पे। एक सेकंड, पेज नंबर 211 निकाला, पेज 211। एफ लिमिटेड पढ़ेंगे। F Limited adopted IS 41 has reclassified certain assets as biological assets. The total value of the group's forest assets is 3,400 million, comprising freestanding tree, land under trees, and roads in forest. जी सर, फ्री स्टैंडिंग ट्री क्या चीज है, खड़ा बेचारा, फ्री खड़ा मतलब कोई इसे रोकने वाला नहीं। नहीं मतलब कौन सा स्टैंडर्ड है ये, आपका क्या ख्याल है, बायोलॉजिकल एसेट है, हाँ नहीं अगर इवन बियर भी है तो है बायोलॉजिकल एसेट। आप उसको स्टैंडर्ड कौन सा लगाना, बस वो एक अलग इशू। लैंड क्या है, लैंड आई एस 41 में या 16 में, जो नीचे जो लैंड है वो आई 16 में ही है। और देयर फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, सड़कें भी हो सकती हैं फॉरेस्ट में, तो रोड्स क्या चीज है, ये भी सड़कें जो है अगर इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अब पढ़े नीचे एक प्रेजेंटेशन बस बतानी थी हमने। नॉन करंट एसेट्स में बायोलॉजिकल एसेट्स आगे कितने, सर जी कितने आगे सर, 2500 आगे ना, फीस फ्री स्टैंडिंग ट्री 500, बाकी जो दोनों चीजें 500 400 रह गई वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड भी है और फॉरेस्ट रोड्स भी। ठीक है, तो सिंपली ये मैंने इसलिए भी कहा जरा प्रेजेंटेशन पता चल जाए। देन जरा एम लिमिटेड पे आ जाए, नीचे एक वर्किंग है। M Limited has provided following information from its financial records. ये मिल गई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, initial recognition of biological assets on acquisition at the start of 2018. Fair value of biological assets at 31st December 18.
Increase in fair value of biological assets due to physical growth during 2019. Increase in fair value of biological assets due to price fluctuation during 2019. हो सकता है? Yes, sir. Decrease in fair value of biological assets due to harvest of agriculture produce. ये क्या है सर? हाँ जी हाँ जी, क्या इससे फर्क पड़ेगा कि अगर एक दरख्त जो है आम का दरख्त वो आमों से भरा हुआ है, Yes, sir. तो क्या उसकी फेयर वैल्यू एज इट इज, मतलब उस दरख्त की फेयर वैल्यू विद इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिफरेंट होगी, और क्या जब उस पर आम उतार लिए जाएंगे तो क्या फिर बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? तो इस एंगल से कह रहा है डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट्स ड्यू टू हार्वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसी तरह अगर फर्ज करें कोई शीप है, उससे अगर वूल उतार ली जाए तो, और वूल के साथ हो, एक भेड़ वूल के साथ है और वूल के बगैर है, तो किसकी फेयर वैल्यू ज्यादा होगी? लेकिन डेफिनेटली वो एक अलग फिर बहस है, वूल है उसकी अपनी फेयर वैल्यू होगी एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन किसकी फेयर वैल्यू कम हो जाएगी? शीप की अपनी फेयर वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट ब्रैकेट पढ़ेगा फिर फेयर वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, आपको ज्यादा बताइए। यहाँ जरा रुक के कुछ एंट्रीज बोलना जरा, कंसंट्रेशन से सोचें और 600 की एंट्री बोलो। ये खरीदे हैं मेरे ख्याल इनिशियल रिकॉग्निशन है, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट एट 31 दिसंबर 18। नहीं, अब 700 पूरी एंट्री नहीं करेंगे, मेरे ख्याल 100 से एंट्री करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट एंड फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट प्रॉफिट लॉस होता है। अगले 100 की एंट्री बोलो, नहीं मिला के बोल सकते हैं, लेदर नहीं करेंगे। 100 की एंट्री बायोलॉजिकल एसेट डेबिट एंड गेन क्रेडिट, ठीक है। आगे फिर बायोलॉजिकल एसेट डेबिट गेन क्रेडिट 80। 56 की एंट्री जरा सोच के, हाँ जी, नहीं लॉस डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट, और 60 की एंट्री सोच के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट गेन क्रेडिट 60। नहीं एक मिनट, अब एक और लाइन लिखी हुई, कॉस्ट टू सेल नेग्लिजिबल है, वो ठीक है। नो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज हार्वेस्टेड इन 2018, 18 में कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं उतरी, and the agriculture produce harvested during 2019 has not yet been sold। ये मेरे ख्याल इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, जरा एंट्रीज भी हो जाएंगी, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ना। So how these values should be incorporated in the statement of financial position and statement of comprehensive income at 31st December 2019 including comparative। क्या मांग रहा है? एक्सट्रैक्ट मांग रहा है शायद। आज जरा थोड़ा जरा स्पीड अप हो, मैं जरा चाह रहा हूँ उसको भी 10 मिनट अगर मिल जाए, वो जो पेजेस से करके M limited statement of financial position as on 31st December 19। मेरे ख्याल करवा दें, हेडिंग्स लिख लें बस। दोबारा एंट्रीज एक एक करके बोलो, जर्नलिस्ट साथ
600 की एंट्री 2018 के स्टार्ट पे बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, इसे कहाँ लिखूं एक्सट्रैक्ट में? अभी नहीं शायद, वो तो ईयर एंड पे और प्रॉफिट लॉस में जाएगा, अब ईयर एंड पे आ जाएगा। 700 की फेयर वैल्यू हो गई ईयर एंड पे, 100 से एंट्री करें 700 से? हाँ एंट्री कर ले पहले, 100 से एंट्री कर ले। अब जरा बोर्ड पे देखो जरा, फेयर वैल्यू गेन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में 100 आएगा, 18 में, 18 में सर, और नॉन करंट एसेट्स में बायोलॉजिकल एसेट्स 700 पे नजर आएंगे, इनकी डेप्रिसिएशन नहीं, ना नो डेप्रिसिएशन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की स्टोरी है तो डेप्रिसिएशन फिर नहीं है। डेप्रिसिएशन कब होगी? अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है और कॉस्ट मॉडल पे आता है। ये मेरे ख्याल जाके लिखना है, ये बात मेरे ख्याल बीच में हो जानी चाहिए। पेज नंबर 192 के एंड पे जाके एक लाइन लिखा था, नो डेप्रिसिएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स no depreciation of biological assets if fair value less cost to sell, or if made at, sorry, this one, if made at fair value less cost to sell, जिसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो फिर उसकी रिवैल्यूएशन, सॉरी उसकी डेप्रिसिएशन नहीं है, और अगर कॉस्ट मॉडल पे तो यहाँ जो हम पढ़ते रहे बार बार क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ये कब है? अगर कॉस्ट मॉडल पे। आ जाओ वापस जी सर, 18 में कुछ और 19 में आता 100 की एंट्री, अब साथ साथ बोर्ड पे देख लीजिएगा, अब 700 हमारा ओपनिंग है, 18 में 19 में मैं आ गया तो 700 ओपनिंग है, एंट्री बोले 100 की, बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट और फेयर वैल्यू गेन 100, प्रॉफिट लॉस में जा रहा है जी। नहीं वो तो डिस्क्लोजर में करना है, वो डिस्क्लोजर में करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर जरूरी नहीं है, वो नोट्स में जाके इस फाइनली इसको अलग अलग बस करना, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इसको नहीं दिखाना दिखा भी दें, लेकिन यहाँ कंपल्सरी नहीं है, एक इनकरेजमेंट है कि लहदा लहदा दिखाएं लेकिन डिस्क्लोजर। जी आगे 80 की एंट्री, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट नन, पहले दोबारा पढ़ लें 56 की और एंट्री फाइनल सोच लें। अब लॉस को अलहदा दिखाया जा सकता है, दिखाना चाहें, लेकिन नेट भी किया जा सकता है क्योंकि उसने प्रॉफिट लॉस में जाना, तो अब एंट्री क्या बन रही है? लॉस डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट, तो मैंने नेट ऑफ किया है शायद, सॉरी अभी यही रहता है, नहीं अब शायद रहता है, कर लेते हैं तो ये हो गया फेयर वैल्यू गेन बायोलॉजिकल एसेट्स पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके यहाँ पे? फिफ्टी सिक्स समझ आ गया? 56 इंक्रीज है डिक्रीज है? तो लॉस कह लें या गेन डेबिट कह लें, नेट ऑफ का काम है एसेट क्रेडिट। ये अब 60 की एंट्री, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, नीचे वाली लाइन भी जरा बीच में शामिल करें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ईयर एंड तक बिकी भी नहीं है, तो देयरफॉर स्टॉक में करंट एसेट्स में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में एक स्टॉक की तरह लिख रहा हूँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट एंड गेन अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि जरा डिस्टिंक्शन हो जाएगी जरा, कि ये बायोलॉजिकल एसेट्स के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का गेन।
ठीक है जी, कितना आ जाएगा यहाँ 60, स्टोरी शायद एंड है, कैलकुलेटर पकड़े जरा, बायोलॉजिकल एसेट फाइनल कर दें, 824 फाइनल पेनिंग अमाउंट बन जाएगी और गेन फाइनली इधर रह जाएगा 124। डन, लिखें आप ऊपर नीचे बना लीजिएगा, पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स। नोट कर लेंगे तो जरा कल वाला सेट निकाल लीजिए। जर्नलिस्ट आपने बेटा नोट कर लिया? ये कोई नोट तो नहीं कर रहा प्लीज आप में से? ये इसका ना एक जो ये काशिफ लिमिटेड वाली ये पहले कर लें, बाकी मेरा ख्याल है दोबारा आप कर लीजिएगा, शायद बातें सारी हो गई हैं। एक काशिफ लिमिटेड वाली मेरे साथ जरा थर्ड पेज पर जो एग्जांपल है वो डिस्कस कर लें। आप लोगों ने पढ़ा था बेटा ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, इसमें जरा काशिफ लिमिटेड के नाम से जो है ना थर्ड पेज पे मेरा ख्याल है मिड से नीचे, पहले वो मेरे साथ डिस्कस कर लें, बाकी मेरा ख्याल है कि शायद अब बातें सारी हो गई बीच में, अब हो गई हैं, उसमें ग्रांट ही रह गई थी, इसमें बस इशू शायद आया, तो ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जी जी, नहीं नहीं, एग्रीकल्चर जब पौधा जो है, अगर पौधा लगाया आपने और ये एंड आ जाए तो अभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, अभी गंदम की फसल पूरी नहीं हुई, तो ये एंड पे तो अभी बायोलॉजिकल एसेट ही है ना, लिविंग प्लांट ही है, जब हार्वेस्ट करेंगे खत्म हो जाएगा और बायोलॉजिकल एसेट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस शीट डेट पे अभी फसल है और कटी नहीं है तो अभी फसल के तौर पे IAS 41 में मैयर होगी, अगर कट जाएगी तो फसल खत्म होगी, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैयर होगी। इनिशियली IAS 41 और सब्सिक्वेंटली IAS 2। ठीक है, ये जरा एक नजर पढ़ने में भी आपके सामने जरा खोलूंगा। जी सर, काशिफ लिमिटेड, अगर काइंडली 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे तो होपफुली आप बुरा नहीं मनाएंगे यार, जरा से इतना एग्जाम्पल खत्म हो जाए। काशिफ लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट फार्मिंग, गोट ब्रीडिंग फार्म, सर,
KL sells goats to the local meat businesses and goats milk to cosmetic companies. They also use goat milk for making premium cheese for sale. ठीक है, क्या क्या बिजनेस है? गोश्त भी है, मिल्क भी है और फिर मिल्क से चीज भी है. During the year ended 30th June 2022, KL could get 980 liters of milk, which had a fair very less cost to sell of 170 per liter when the goats are milked. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हार्वेस्ट जब हुई, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस पे मेजर करना है? 900 liters of milk was sold to the cosmetic companies for rupees 160,000 and the remaining 80 liters was converted into making cheese, which was later sold for rupees 24,000. KL has to incur cost of 5,000 to convert the milk into cheese. जी, जनरल एंट्रीज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का सिंपली मतलब क्या होता है, किसी को पता? साथ साथ का मतलब ये है कि साथ लिखना जरा, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी है, ये लिखना जरा, सेल की एंट्री बताया जरा, लेटर या कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, ऐसे ही है. लेकिन साथ ही अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री भी है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट या स्टॉक क्रेडिट. ये जो आप लोगों ने इंट्रो एग्जाम हो गई है ना, इससे बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ. मतलब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है जहां सेल होगी वहां साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी रिकॉर्डिंग करनी है, नथिंग एल्स. चलिए एंट्रीज अब मेरा ख्याल है लिखी हुई है आपके पास. आपने अगर लिखनी होगी तो बाद में लिख लीजिएगा, पहले सोच के करवा दें. आप फंसे इस वजह से हैं कि आप जरा एक सीक्वेंस चेक डेवलप नहीं कर सके. तो सबसे पहले क्या मिला है, तरतीब से चलो. मिल्क मिला हमें एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंट्री बोलो. मिल्क एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और कैश क्रेडिट. कैश के बदले नहीं मिला, रब की तरफ से मिला. कैसे? 980 मल्टीप्लाइड बाय 170. अब फिगर सॉल्व करते रहो. ठीक है. अब इसके बाद ना आपके नोट्स में एक और एंट्री लिखी हुई है. मसलन ये जब मिल्क हासिल किया ना आपने, तो ये इस वक्त तो डिटैच हुआ है. अगली एंट्री बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन मीन्स से अब इस मिल्क को आपने किसी स्टोर रूम में रखा होगा, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बजाय इन्वेंट्री बन जाए. तो एक और क्लासिफिकेशन एंट्री लिखी हुई है, जिस तरह वो नहीं होता कि पहले बिल्डिंग बना रहे हैं, फिर फाइनली एक बिल्डिंग बन गई है तो ट्रांसफर कर. तो अब इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बस इन्वेंट्री में अगर ट्रांसफर करने वाली एंट्री करनी हो तो मिल्क इन्वेंट्री डेबिट और मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट. मैं ये नहीं कहूंगा कि एंट्री बहुत कंपल्सरी, लेकिन जैसे बेसिकली क्या है, किसको कहां पहुंचा दिए. पहली एंट्री उस वक्त हुई है जैसे ही हमने मिल्क हासिल की है, और दूसरी एंट्री तब होगी है जब हमने इसे कहीं उठा के अपने बर्तन को साइड पर रख दिया. तो कौन से स्टैंडर्ड की बजाय कौन सा स्टैंडर्ड हो गया? तब ये जो 166,600 है यही कॉस्ट बन गया. आगे चला. अब कितने लीटर कितने का बेचा, उसकी एंट्री क्या होगी? कैश या रिसीवेबल डेबिट, कैश या डेटर डेबिट, मिल्क इन्वेंट्री क्रेडिट, सॉरी मिल्क इन्वेंट्री सेल क्रेडिट, सॉरी ये सेल प्राइस पे बेचा होगा 160. अब इस 160, ये तो 160 सेल प्राइस है जी. आगे कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री करवाएं. कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड मिल्क इन्वेंट्री क्रेडिट. ये अमाउंट कैसे आएगी? 166 कैलकुलेटर पे लिखें, डिवाइडेड बाय 980, समझ आ जाएगा, और इंटू 900. 980 लीटर्स में से 900 लीटर बेच दिए. इधर है, आप किधर जा रहे हैं? आप आगे कहाँ जा रहे हैं? 170 से करना जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है जब आपने मिल्क एक्सट्रैक्ट किया हो और जब वो मार्केट तक गया हो, रास्ते में पेट्रोल महंगा होने से कीमतें बढ़ गई हैं.
इट इज पॉसिबल कि जिस वक्त आपने डिटैच की हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उस वक्त फेयर वैल्यू और हो, और जिस दिन आपने मार्केट में जाके बेची हो उस वक्त एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू बदल गई हो, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। शायद मेरा ख्याल आंसर मैच करता होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं। 16666 is the cost when transferred to inventory divided by 980 liters to get the cost of 900 liters. तो मेरा ख्याल है ये शायद तरीका होना चाहिए, डिफरेंस कैन बी पॉसिबल, हो सकता है। ये तो हार्वेस्ट के टाइम आपने लगाई है ना फेयर वैल्यू। तो अगर फॉर एग्जांपल एक दिन पेस्चराइजेशन वगैरह स्टॉक में पड़ा है, बड़ी बड़ी अगर कंपनी से यही मिले, अब वो सारे IAS 41 अप्लाई कर रही होंगी, तो हो सकता है बेचते हुए गेम और होगी। तो ये 153 बार बन जाएगा, बट इज 153 जो सेल की इसकी कॉस्ट है। बाकी ऑल्टरनेटिवली डेफिनेटली वो भी तरीका ठीक है जी। आगे हाँ जी, अब अगली बात सुनो, कितने लीटर्स बच गए थे? अब जो 80 लीटर बच गए थे उनका वो किधर गए? कलर कंसंट्रेशन से एंट्री देखी किधर। अब जो चीज हमने बनाई है कहाँ से बनाई है चीज? अब जो चीज इन्वेंट्री है, बाद में सेल वाली बात बाद में कर लेते हैं, उसमें से 24,000 बिकी भी है। तो चीज इन्वेंट्री जो है उसको बनाते बनाते हमें कितना खर्चा लग गया है? हाँ जी, ये जरा वर्किंग करवा दें। 16666 डिवाइड बाई 980 इंटू 80 प्लस 5,000। क्या 5,000 भी खर्चा हुआ? 80,000 लीटर लगा और 5,000 खर्चा हुआ है, तो टोटल खर्चा 18,600। इसकी डबल एंट्री कैसे पूरी करूं? जो 5,000 गया वो तो कैश या पेबल क्रेडिट हो जाएगा ना, तो अदर खर्चा जो हुआ है। और बाकी जो मिल्क इन्वेंट्री थी, अब मिल्क इन्वेंट्री मेरे ख्याल खत्म हो जाएगी 13,600 से। ठीक हो गया जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई बात? तो समीस एंट्री में शायद फंसे हो आप लोग। तो चीज बनाते बनाते 5,000 का इधर खर्चा भी दुआ और 80 लीटर दूध लगा। देन फाइनली फिर अब सेल की एंट्री रहेगी, तो कैश रिसीवेबल डेबिट 24,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट, चीज इन्वेंट्री क्रेडिट 18,600। अब सारी बेची थी, अगर फॉर एग्जांपल ये भी सारी ना बेची होती तो बताता अकॉर्डिंगली, फिर हम 18,000 को प्रोपोर्शनेट कर लेते। चले मैं ख्याल लिखते हैं एंट्रीज, ये नीचे बच्चों का 5 मिनट ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बड़ा कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी इसमें? पेज नंबर 3। नहीं, ये बुक में नहीं है पेज कैंडी इसको संभाल के रखना। नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो स्टेपल लगा लीजिएगा, जब जाते हुए लगा लें। तो ये 2 पेज जरा इसी चैप्टर के एंड में स्टेपल लगा लीजिएगा।
तो जब मिल्क हासिल किया दैट वाज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और अगर वो मिल्क स्टोर रूम में आ गया तो मिल्क इन्वेंट्री, तो जब सेल हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल और सेल। नहीं सर जी, वो इकट्ठा लिखा हुआ 1 to 4, पहले चारों नहीं है, आखिरी दो हैं बस, फिर 5 और 6। वो कहता है 1 to 4, 1 to 4, 1 and 4 नहीं, 1। नहीं, जिन लोगों ने पढ़ा है इसके अलावा तुम ना मसला करते, तो इसको जरा दोबारा पढ़ लीजिएगा इन दिनों में। हाँ जी, कुछ किसको किस जगह? नहीं, चीज तो फर्दर है ना यार, पहला पेज था बायोलॉजी, ये जो IS 41 का, चीज जो है वो क्या है, चीज हासिल हुई है, उसे कन्वर्ट किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फर्दर कन्वर्ट किया, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होती है, जो बायोलॉजिकल एसेट से डिटैच होती है, तो चीज उससे तो डिटैच नहीं हुई, वो तो फर्दर रिफाइंड फॉर्म है इस मिल्क की। नहीं, मतलब वो मतलब उसके लिए मीन्स से उसके लिए सिंपल IS 2 है, चीज वगैरह अगर बची है बनाई है तो वो सिंपल IS 2 है, तो उस पर कोई फेयरवेल प्रोसेस वाली स्टोरी नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल्क है, उसके बाद हम मिल्क का जो मर्जी करें, अगर कुछ और बना लेंगे तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो है जो आपने बायोलॉजिकल एसेट से डायरेक्टली हासिल की है, हार्वेस्ट की है, बल्कि बायोलॉजिकल एसेट से डिटैच की है। तो चीज मेरा ख्याल है ऐसे तो मतलब बाद में बनाते हैं, वही मैं मतलब बता रहा हूँ, ये ना बायोलॉजिकल एसेट है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फर्दर रिफाइंड फॉर्म। चलिए सर, इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी, आज क्या दिन है, तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को आ जाएंगे, 2 पुडिंग काफी है, 2 काफी है, एक काफी है। अल्लाह हाफिज, ट्यूसडे इंशाल्लाह सेम टाइम।